नमस्कार दोस्तों। आज का जो एमसीक्यू का टॉपिक है वो है एमपीपीएससी के द्वारा जो सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 आयोजित की जा रही है वो उसमें दो पार्ट्स में वो पेपर है। पार्ट वन तो जनरल स्टडी का है, तो ऑलरेडी हम एमसीक्यू बना ही रहे हैं और बहुत सारा मटेरियल इस पर डला भी है यूट्यूब पे। दूसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा एवं प्रशासन से संबंधित जो 10 यूनिट हैं, उसमें यूनिट वन आज लिया है। इस यूनिट को बनाने के दो उद्देश्य हैं। पहला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मैसेज कर रहे हैं या फोन भी करते हैं कि इसमें नेचर क्या होगा, क्वेश्चन का किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, पहला। दूसरा कि अगर हम उस नेचर को समझ पाए तो हम बिना भटके एक लिमिटेड डायरेक्शन में जाकर जो है वो एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हैं, क्योंकि पोस्ट जो है वो बहुत कम है और एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे, इसलिए मेरिट में आना ही जरूरी है उसमें। तो इसमें ध्यान समझिएगा कि एमसीक्यू जैसे जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एमसीक्यू का मतलब यहाँ एमसीक्यू नहीं है। यहाँ हर एक क्वेश्चन को मैं पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ समझाता हूँ कि उसमें और क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत मतलब हेल्प करेगा ये टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग या नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, नेशनल मेडिकल कमीशन की स्थापना 25 सितंबर 2020 को की गई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, नेशनल मेडिकल कमीशन एक 33 सदस्यीय निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम में जो इसका एक्ट है उसमें 72 सेक्शन और 8 चैप्टर हैं, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो सेक्शंस हैं वो 61 है, तो सी वाला गलत है यहाँ पर। और चौथा है, नेशनल मेडिकल कमीशन अधिनियम की धारा 3 या सेक्शन 3 के तहत इस आयोग का गठन या नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन का या उसके कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, तो ये भी सही है। तो इसमें जो आंसर गलत हो गया वो हमारा सी हो गया, यानी यहाँ पहले तो अपन देख लें कि क्या गलत है। तो आंसर हमारा ये सी गलत है, क्योंकि ये 72 इसमें सेक्शंस नहीं है, पहली चीज याद रखिएगा। इसमें 61 टोटल जो है वो सेक्शंस, ये इसको करेक्शन कर लीजिएगा यहाँ। अब रही बात ये नेशनल मेडिकल कमीशन, चूंकि ये करंट अफेयर्स के किसी भी पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं कि इसी पेपर में आएगा, किसी में भी आ सकता है। देखिए, हम बहुत अच्छा जानते हैं कि ब्रिटिश इंडिया के दौरान भारत में जो मेडिकल प्रोफेशन है उसके लिए 1933 से ही जो है वो प्रयास शुरू हो चुके थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1933 में ही जो प्रयास शुरू कर दिए थे। उस समय जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसको हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, है ना, यहाँ पर एमसीआई बोलते थे उसको, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कब बना था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1933 में। और फिर जैसे ही हम स्वतंत्र हुए तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में भी सरकार ने जो है वो संशोधन कर दिए, मतलब जो शुरू का एक्ट था उसको बदला, फिर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट बनाया 1956, उसके तहत काम करने लगा। प्रॉब्लम इसमें तब आई जब 2001-2 के दौरान कुछ करप्शन के केसेस इसमें जो है वो सामने आना शुरू। एक बड़े फेमस यूरोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर केतन देसाई। जब वो फंसे इसमें, मतलब करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर लगे, वो मतलब इसका नाम जो है वो खराब होना शुरू हुआ। तब से ही सरकार जो है वो प्रयासरत थी कि कहीं ना कहीं इसको रिप्लेस करके एक अच्छी जो है वो इंस्टीट्यूशन लाना चाहिए। और फाइनली फिर जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट सरकार ने जो है वो पास किया। और इस नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट की तीन सबसे अच्छी जो विशेषताएं जो अभी आया है वो आप हमेशा याद रखिएगा। पहला कि एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया है इसके अंदर, ये सबसे अच्छी बात रखी गई। दूसरा, इसमें जो 33 मेंबर्स की जो बॉडी है, यानी इसमें टोटल एक चेयरमैन, 10 एक्स ऑफिसो मेंबर हैं और जो है वो 22 जो है वो उसमें पार्ट टाइम मेंबर है। इन 33 मेंबर्स में से 60% मेंबर इनको लेना है मेडिकल प्रोफेशन से, मतलब वही मेंबर इसमें शामिल होंगे जो कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड से हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक ब्यूरोक्रेट को उठाकर इसमें डाल दिया। दूसरा, जो 10 इसके अंदर एक्स ऑफिसो मेंबर हैं वो ऑलमोस्ट भारत के अंदर जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन आपने सुन रखे हैं, उन्हीं सब जो है वो इंस्टीट्यूशन से जो है वो लिए गए हैं। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस समय कोविड में सबसे ज्यादा, आप याद करो कि जितनी भी एडवाइजरी जारी करी है वो किसने करी है, आईसीएमआर ने करी है। ठीक है, आईसीएमआर ने सबसे ज्यादा एडवाइजरी जारी करी है, ब्रिटिश इंडिया के दौरान से आईसीएमआर काम करे। तो आईसीएमआर का भी जो है वो हेड होगा, वो इसमें जो है वो, या डायरेक्टर जो होगा वो इसमें मेंबर होगा। तो इस तरह से मेडिकल जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वो एक अच्छा प्रयास है भारत सरकार का। और इसमें 5 चीजें आप याद रखिए। नंबर 1 जो आपको अपने स्तर पे पढ़ना है, इसमें जो 10 एक्स ऑफिसो मेंबर हैं वो किस किस बोर्ड से या किस किस रिसर्च इंस्टीट्यूट से हैं,
उनके नाम जो है वो आप इसमें जो है वो याद रख लीजिए, है ना, वो पूरे याद कर लीजिएगा कि कौन सा जो बोर्ड है, जैसे अभी मैंने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का डायरेक्टर जो है वो इसमें शामिल कर लिया गया, तो ये एक हो गया। या ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स का जो डायरेक्टर है, भारत में इतने एम्स है, किसी भी एक एम्स का डायरेक्टर इसमें जो है वो मेंबर जो है वो एक्स ऑफिसो शामिल कर लिया गया, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो ऐसे प्रश्न इसमें बनेंगे, ये याद रखिएगा। अगले पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है? पहला है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर, ये है। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर, ये नहीं है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। तीसरा है द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज हैदराबाद, ये भी है। चौथा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, ये भी है। तो देखिए, पहले तो समझ लीजिएगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है वो केंद्र सरकार उनको बनाती है, और भारत में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम संख्या देखें तो बिल्कुल उंगलियों पे गिन लो इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यानी मध्य प्रदेश में अगर कोई पूछेगा तो मध्य प्रदेश में केवल 2 ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यानी इस समय जो है वो। और ओवरऑल इंडिया में अगर देखा जाए, जो एज ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में आती हैं, या अगर कहा जाए कि जो शिक्षा मंत्रालय कह लो आप सरल भाषा में, या मानव संसाधन मंत्रालय कह लो, उसके अंदर आने वाली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो तो 40 ही है। उसके अलावा अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके अंतर्गत आने वाली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो 5 हैं, यानी टोटल इस समय देश के पास 45 ही जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एक याद रखिएगा। तो कोशिश, चूंकि जब कोई चीज संख्या में कम हो जाती है तो वो प्रश्न किसी भी तरीके से जो है वो पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार रफली आप जो है वो जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी रफली जो है वो एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि किस स्टेट में जो है वो कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो है वो कश्मीर। तो ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नाम में तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ, लेकिन कुछ के नाम के साथ जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ड नहीं आता, जैसे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंग्लिश में भी यही नाम। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके नाम में कहीं कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि यार ये, या हमारे मध्य प्रदेश में ले लीजिए, आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है। जो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, 2008 में जब इसको बनाया गया, तो मतलब इसका एक एक्ट बनाया था, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक्ट 2007, और उस 2007 के एक्ट के तहत ये 2008 से काम कर रहे हैं। कहीं नहीं लिखा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ है, ये मालूम है कि अमरकंटक में। तो ऐसे नाम जो है वो आप याद रखिए, जैसे इग्नू है तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये लग जाता है कि हाँ यार ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा। लेकिन महात्मा गांधी जो है वो अगर कहा जाए विश्वविद्यालय, या महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो है वो जो 1997 से काम कर रहा है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो कोशिश करिए कि जो 45 है, मैंने बहुत सारे नाम तो मैंने ही आपको गिनवा दिए। मध्य प्रदेश में एक तो सागर यूनिवर्सिटी याद रखिए कि मध्य प्रदेश की जो सागर यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये 2 ही यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश के अंदर हैं जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा जिनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में तो है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको नहीं। अगला जो है वो है एनसीटीई एक्ट 1993 के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भारत के अंदर जो टीचर्स ट्रेनिंग वगैरह है उसके लिए एनसीटी एक बहुत फेमस जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरह काम करता है। पहले तो देखें क्या है एनसीटी एक्ट 1993 यानी के लिए जो है, इसके अंदर बात करी तो इस अधिनियम की धारा 3 के तहत एक काउंसिल के गठन का प्रावधान है, ये बिल्कुल सही, एक काउंसिल इसमें बनाई जाती है। दूसरा, इस अधिनियम में 7 चैप्टर्स और 34 सेक्शंस हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है कि इस अधिनियम की धारा 4 के तहत क्षेत्रीय कमेटी के गठन का प्रावधान है, यानी रीजनल कमेटी के गठन का प्रावधान है, ये गलत है। क्योंकि ये जो है ये इसके सेक्शन 20 में लिखा हुआ है कि रीजनल कमेटीज बनेंगी, रीजनल कमेटी, और रीजनल कमेटी केवल 4 हैं इस समय इसमें। अगला है कि इस अधिनियम की धारा 25 में इसके एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रावधान है, ये भी सही। तो अब इसको थोड़ा सा रफली, मैं ज्यादा तो नहीं बताऊंगा लेकिन आपको थोड़ा 2-4 लाइन इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। पहला कि ये एक एक से आता है ना, इस अधिनियम की धारा 25 में वार्षिक प्रतिवेदन है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को नहीं देगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो अपना प्रतिवेदन देगा। मतलब कोई पूछेगा कि भैया ये अपना जो रिपोर्ट है वो किसको जो है वो सबमिट करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो रिपोर्ट सबमिट करेगा।
दूसरा कि किसके लिए काम कर रहा है, तो नाम में ही है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तो सिंपल सी बात है कि उनके टीचर्स के एजुकेशन के लिए, उनके लिए मापदंडों को बनाने के लिए ये काम करता है। अगला है कि इस अधिनियम की धारा 4 यानी इसकी जगह धारा 20 में क्षेत्रीय कमेटी कितनी है, 4। तो कई बार जो है वो 4 कमेटियों में लोग नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, तो ये 4 कमेटी भी, एक क्वेश्चन नीचे भी है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 कमेटियां कहाँ कहाँ हैं और कैसे जो है वो काम कर रही हैं। तो इतना आपको इसमें जो है वो याद रखना है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध भारत में उच्च शिक्षा संस्थान से नहीं है, यानी हायर एजुकेशन से संबंधित इनमें से कौन सा नहीं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ओडीएल मॉडल कहते हैं, ये बिल्कुल हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, MOOC, इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ये भी हायर एजुकेशन में इस्तेमाल होता है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन, CABE, ये भी हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ बोर्ड है। ये तो एक ऐसा बोर्ड है कि जिसको पहले बनाया गया, फिर जो है वो बंद कर दिया गया, फिर जो है वो एक बार और जो है वो इस बोर्ड को जो है वो बना दिया गया। और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो तुरंत आंसर समझ पड़ गया होगा, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो हमेशा प्राथमिक शिक्षा के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। मतलब कोई पूछेगा कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो आंसर है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो केवल प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है वो ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, बाकी किसी के लिए नहीं किया जाता। तो उसका संबंध हायर एजुकेशन से नहीं है, इन 3 का संबंध हायर एजुकेशन से है। और इन 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है CAB। क्यों है, क्योंकि CAB ब्रिटिश इंडिया के दौरान स्थापित हुआ था 1920 में पहली बार, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन 92। तो उस हिसाब से 2020 यानी अभी इसको 100 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 100 ईयर, यानी एक तो 100 वर्ष वाला क्वेश्चन है, तो उससे भी लिंक करके जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि हाँ भाई ये कब बनाया। हालांकि ब्रिटिश इंडिया में जब 1920 के बाद जब ये स्थापित हुआ तो 2 साल ही काम कर पाया है। 1923 में इसको क्या कर दिया, सरकार ने हटा दिया, यानी ये डिसॉल्व कर दिया। फिर बाद में जो है वो अगर कहा जाए 1935 में इसको फिर से जो है वो स्थापित किया गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1920 बना। इसमें एक लाइन और याद रखिएगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर एजुकेशन के लिए, कि एक कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1917 में। ठीक है, कोई पूछेगा क्या था, तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन बना था 1917 में। उस कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी, और उस रिकमेंडेशन के बाद 1920 में इसको जो है वो सरकार ने क्या करा, इसका गठन कर दिया। ठीक है, फिर सरकार ने जो है वो 1923 में इसको खत्म कर दिया। अब खत्म करा तो फिर से इसको खड़ा करने की कोशिश आई। तो एक कमेटी बनी थी एजुकेशन में जिसका नाम था हार्टोंग कमेटी, ये ध्यान रखिएगा, हार्टोंग कमेटी। मैं कमेटी के लिए COM लिख रहा हूँ 1928। इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दी कि यार हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है, एक एडवाइजरी बोर्ड, या भारत में एजुकेशन के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए। और जो पहला बोर्ड था वो बिल्कुल सही था, तो फिर से आप इसको जो है वो खड़ा करो। तो फिर जो है वो इस बोर्ड को जो है वो खड़ा किया गया, और फिर से ये बोर्ड जो है 1935 से जो है वो काम करने लगा। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन हेल्दी और जो है वो लिखा हुआ आ सकता है। या देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे जो पेपर होते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, जो क्वेश्चंस हम लोग छोड़ देते हैं। तो जैसे आप MCQ तो कर रहे हो उसमें साथ में, लेकिन कॉपी में क्या करो, वो छोटे छोटे से क्वेश्चंस को लिख कर उनको सर्च भी करो। जैसे अभी आपको एक नया क्वेश्चन क्या मिला कि भाई हार्टोंग कमेटी, कोई पूछेगा तब आपको पता चल गया कि हाँ साहब, हार्टोंग कमेटी जो थी वो भारत में एजुकेशन सर्वे के लिए, उसको कहते थे सर्वे द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन कमेटी, या अगर कहा जाए कि एजुकेशन सर्वे इन इंडिया, तो उसके लिए ये कमेटी सरकार ने जो है वो बनाई। और फिर जो है वो अगर कहा जाए उसकी रिकमेंडेशंस को बाद में जो है वो अडॉप्ट भी किया गया, 1935 के एक्ट के साथ जो है वो जोड़कर लाया भी गया। तो 1928 में कमेटी आई, 29 में इसका रिकमेंडेशन आ गया, बस इतना अपने को याद रखना। ठीक है, ये यानी आज ये पहली कमेटी मिली अभी हमको इसमें। अगले के ऊपर आते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों के संदर्भ में कौन सा सही सम्मिलित नहीं। अब इस प्रश्न को मैंने आपके लिए आधा करा है, आधा आपको करना है। मध्य प्रदेश में जितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें आप क्या करिए, घर पे इंस्टीट्यूशन का नाम, स्थापना वर्ष यानी कि किस साल उसको स्थापित किया गया, और हेडक्वार्टर, ये आप कॉपी के अंदर लिख के रख लीजिएगा। इसमें 50% किया क्योंकि वो फिर बहुत लेंदी हो जाता। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है वो साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भोपाल में है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी भोपाल में, ये सही है। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये इंदौर में नहीं, ये भी भोपाल में है। आर्किटेक्चर
जिसको अपन वास्तुकला कहते हैं, उसमें बड़ा चर्चित जो है वो अगर कहा जाए संस्थान है, ठीक है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये भोपाल में है। चौथा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट ग्वालियर, ये भी बिल्कुल सही। तो इस वाले का जो है वो आंसर जो हो गया वो हो गया आपका क्या, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो है वो कहाँ है, भोपाल में। तो अब करना क्या है ये समझ लो, मतलब इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो क्या जो है वो आपको क्वेश्चन करना है वो समझ। सबसे पहले जितने भी जो इंस्टीट्यूशन लिखोगे मध्य प्रदेश के अंदर, ऑलमोस्ट जितनी भी हायर एजुकेशन से संबंधित यूनिवर्सिटी, एक तो सबकी स्थापना वर्ष जरूर लिखो। इतना तो खैर समझ पड़ती ही है कि यार यूनिवर्सिटी कहाँ से काम कर रही है और क्या जगह जो है वो उसका मुख्यालय, लेकिन किस साल स्थापित हुई वो आप जरूर जो है वो लिख लें। अगर वो लिख लोगे और उससे छुड़ा हुआ दो चार छोटा बड़ा फैक्ट लिख लोगे तो समझ पड़ जाएगा। जैसे सपोज मान के चलो मैं एक ही बता देता हूँ कि लिखा हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, इसमें क्या क्या लिखना है। पहला कि स्थापित कब हुआ, तो ऐसा भी 2006 में स्थापित हुआ, ये पहला होगा। कहां पर है, तो ये भोपाल में। किसके अधीन काम करता है, भोपाल में, तो मध्य प्रदेश सरकार के नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो है वो काम करता है। ये याद रखिएगा, कोई पूछेगा कि किसके अधीन काम कर रहा है, तो इसके अधीन जो है वो ये काम करता है। और ये ऐसा नहीं कि केवल और केवल यही है, इसको IISER कहते हैं, IISER, IISER और भी हैं भारत के अंदर अलग अलग जगह। यानी भोपाल के अलावा अगर आप चले जाओगे तो वो तिरुपति में है, आपका ये क्या बोलते हैं तिरुवनंतपुरम में है, केरला के वहां भी है। तो ऐसे एक रफ अगर अपन ने ये जो है वो अगर कहा जाए एक क्वेश्चन जो है वो प्लान कर लिया, तो उससे अपने छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं लिंक वाले, वो क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो वो अब आपका होमवर्क है, मतलब क्योंकि हर चीज जो है वो कराना जो है वो संभव नहीं हो पाता, कुछ चीजें अपने को भी जो है वो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, आ गया। और खासकर ऐसे इंस्टीट्यूशन जरूर कर लीजिएगा जो या तो अभी स्थापित हुए हैं या अभी से काम कर रहे हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बड़ा हेल्दी हायर एजुकेशन में, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर, ये प्रश्न दो तरह से पूछेगा। ये पूछेगा कि धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो आंसर इज जबलपुर में। क्यों, क्योंकि सरकार ने इसके लिए बकायदा एक ऑर्डिनेंस बनाया था 2018 में, ठीक है, और उस ऑर्डिनेंस के तहत इसको स्थापित कर दिया और फाइनली अभी उस ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर दिया 21 में। तो अब ये बढ़िया काम कर रही है। तो अभी ये क्या हो गया कि जैसे 2018 में या 2020 में कोई संस्था स्थापित हुई तो निश्चित रूप से करंट की, और आपके सब्जेक्ट से आप जिस यूनिट को अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो उस यूनिट के अंदर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास दो क्वेश्चन हो गए। एक हो गया कि भाई धर्मशास्त्र जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो जबलपुर में। अब पता चले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल की है तो उसी को टिक लगा के आ गए धर्मशास्त्र इसी का नाम होगा, अगर पढ़ा नहीं तो वो नुकसान हो जाता। तो उस नुकसान से बचने का जो है वो तरीका ये है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर पहला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक रूप से उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को किया गया, ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा, नवंबर 1956 में संसद ने एक अधिनियम के द्वारा इसे एक संवैधिक निकाय यानी स्टेटूटरी स्टेटस, संवैधिक का क्या मतलब हुआ, स्टेटूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मत समझ लेना, स्टेटूटरी स्टेटस दे दिया गया, ये भी बिल्कुल सही। तीसरा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन 1948 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर किया गया, ये भी बिल्कुल सही। चौथा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भारत में 12 क्षेत्रीय यानी रीजनल सेंटर स्थापित किए गए हैं, ये गलत है क्योंकि इसके 6 ही रीजनल सेंटर हैं पूरे हिंदुस्तान में, यानी 12 की जगह आपको कितना करना है, या 6 करना है, ये जो है गलत। ये 6 रीजनल इंस्टीट्यूट क्यों आ सकते हैं, क्योंकि एक तो पूरे भारत में 6 हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि उनमें से एक कहाँ है, हमारे भोपाल में। तो एक भोपाल में है, असम चले जाओ असम के गुवाहाटी में है, कर्नाटका चले जाओ वहां के बेंगलुरु में है, यहाँ पर अगर कहा जाए, महाराष्ट्र चले जाओ वहां पुणे में है, ठीक है, यहाँ पर हैदराबाद में है ये। तो इस तरह से अगर कहा जाए कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक रह गया तो कोलकाता, ये हो गया। तो इस तरह से भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलुरु, पुणे, ठीक है, यहाँ पर पुणे में मात्रा गलत लग गई, ठीक है, पुणे, हैदराबाद और कोलकाता, ये 6 हैं। तो ये 12 गलत हो गया, बाकी तीनों बिल्कुल सही है। कि भारत में उच्च शिक्षा की दिशा में सबसे प्रमुख संस्थान है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, बकायदा एक एक्ट के द्वारा बनाया गया। इस एक्ट में बहुत सारे जो है वो प्रोविजन हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालयों के लिए मानक हैं,
कि क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सब लागू करने के लिए इसको जो है वो लाया गया था। और आज भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसी तरह से काम कर रहा है। और बहुत जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो इससे एफिलेटेड है, मतलब यूनिवर्सिटीज को एफिलेशन भी जो है वो देता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज में आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी को ग्रांट यानी फंडिंग भी जो है वो अगर कहा जाए उपलब्ध कराता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जनरली सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सबके लिए ये काम करता है। आपको मालूम होगा कि टेक्निकली भारत में यूनिवर्सिटी के 4 ही पैटर्न होते हैं, है ना, या तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, या तो स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, या डीम्ड यूनिवर्सिटी होगी, या वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होगी। जनरली जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है सब डीम्ड ही होती है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए ये ग्रैंड अरेंड वगैरह जो है वो काम ये करता है। समय समय पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है, पेपरों में फेक यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट भी जारी करने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का है। ये ध्यान रखिए, ये भी जो है वो काम करता है। और इसके साथ जो है वो कई सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो जुड़े हुए हैं इसकी काउंसिल में, जिनकी संख्या एक दो नहीं है, कई है। और वो जितने हैं वो आपके पूरे सिलेबस के अंदर डाल दिए। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जोड़ दिया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इनसे जोड़ दिया। तो वो जो यूनिट 1 में जितने आपने देखे होंगे जो है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इसका सिलेबस देखिए आप, सिलेबस में जो नाम लिखे ना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इसी से जुड़ा हुआ है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसी से जुड़ा हुआ है, या AICT आपके सिलेबस में है, ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये सब इसके साथ मिलकर काम करते हैं, यानी ये एक साथ जो है वो इनके साथ जो है वो मिलकर काम करने वाला निकाय है, ये याद रखिएगा। तो उसको सिलेबस को उन्होंने उसी हिसाब से सेट किया, कुछ नया नहीं किया है यहाँ पर। चलिए अगला कहता है, संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की किस प्रविष्टि यानी एंट्री के तहत राज्य किसी विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हम थोड़ा पहले तो देख लें, एंट्री नंबर 66, एंट्री नंबर 63, एंट्री नंबर 44 या एंट्री नंबर 32। तो आंसर इसका है एंट्री नंबर 32, 32 नंबर की एंट्री। अब समझे कि ये प्रश्न क्या है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि भाई मान के चलिए, हम बहुत अच्छे जानते हैं 7 शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 246 की व्याख्या 3 सूची में की गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकर्ड लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें जो है वो अगर कहा जाए कि यूनियन लिस्ट जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो एंट्री 66 है उसमें हायर एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन के लिए प्रोविजन है, ठीक है, लेकिन वो सेंट्रल लिस्ट के तहत अगर कहा जाए। 63 नंबर की जो एंट्री है, किसी भी इंस्टीट्यूशन को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल इंपॉर्टेंस का डिक्लेयर कर सकती है, राष्ट्रीय महत्व का जो है वो इंस्टीट्यूशन घोषित कर सकती है। जैसे भोपाल में मौलाना आजाद जो मैनेट है वो राष्ट्रीय महत्व का इंस्टीट्यूशन, वो घोषित करना उसको अधिकार है। लेकिन राज्य अगर करना चाहता है कि भाई वो चाहता है कि अपने राज्य के अंदर वो यूनिवर्सिटीज की स्थापना करे एक्ट के द्वारा, जैसे अभी अपन ने धर्म शास्त्र यूनिवर्सिटी की बात करी, तो वो कैसे करेगा यहाँ पर। तो उसके लिए एंट्री 32 स्टेट लिस्ट के अंदर, ये हेल्दी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, ठीक है, बाकी तो है। और ये वाला जरूर याद रखिएगा 63 वाला, क्योंकि इसमें नेशनल इंपॉर्टेंस की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके लिए प्रोविजन। तो आप अपने स्तर पर भी पढ़िएगा, जो नेशनल इंपॉर्टेंस की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं या इंस्टीट्यूशन होते हैं, यूनिवर्सिटी वर्ड यूज नहीं होता, नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या प्रावधान है वो इसके अंतर्गत जो है वो आएगा। चलिए अगले पे आ जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2012, 13, 14, 15। आंसर इज 2013। जितने भी हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कैसे और बेहतर बनाया जाए, उनमें कौन सी नई फैसिलिटी शुरू की जाए, हायर एजुकेशन के स्टैंडर्ड कैसे और बढ़े, उन सब के लिए, जैसे स्कूल एजुकेशन के लिए अपन ने क्या शुरू किया, सोचो, सर्व शिक्षा अभियान किया, उससे स्कूल एजुकेशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, उसमें सुधार हुआ। तो सरकार को ये लगा कि यार स्कूल एजुकेशन में जब हमने सुधार किया तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी सुधार की जरूरत है। वो सब सुधार कैसा हो, तो एक प्रोग्राम के तहत इसको शुरू किया। ये कोई कानून नहीं है, ध्यान रखिए ना, नहीं तो कई बार हम लोगों को लगता है कि क्या रूसा कोई जो है वो एक्ट है। आंसर नहीं, रूसा कोई एक्ट नहीं, रूसा एग्जैक्टली एक प्रकार का प्रोग्राम है और सरकार ने जो है वो इसको जो है वो लागू किया था, और यूनिवर्सिटीज के लिए कि क्या उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव किया जाए, कैसे किया जाए, उसके तहत। इसीलिए इसके साथ अपन एक शब्द देख रहे हैं, अभियान।
और ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा जो विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसके अधीन काम करता है। यानी ये जो प्रोग्राम है ये उसके अंतर्गत इसको जो है वो डाल दिया गया, देख रहा है, उनके विकास से संबंधित जो है वो काम जो है वो देखता है पूरे। तो 2013 से दूसरा जो है काम कर रहा, 10 वर्षीय प्रोग्राम उसका कंप्लीट होने वाला है अभी। अगला है निजी विश्वविद्यालयों के बारे में, यानी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको गलत वाला स्टेटमेंट इसमें से चुनना, ठीक है, कि कौन कौन से जो है वो गलत हैं। तो 3 गलत होंगे, एक ही सत्य होगा। पहला, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधान मंडलों में विधि बनाकर कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, पहला ही सही है पहले तो। दूसरा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना संसद विधि बनाकर कर सकती है, नहीं, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित नहीं कर सकती, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस देश में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित नहीं की जा रही है, ये याद रखिएगा। तीसरा है, निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है एक राज्य विधानमंडल की के द्वारा विधि बनाकर ही जो है वो की जा सकती है, यानी संसद और राज्य विधानमंडलों के द्वारा विधि बनाकर की जा सकती है, ये भी गलत है। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला कि संसद को तो अधिकार ही नहीं है कि वो जो है वो अगर कहा जाए कि इसके ऊपर जो है वो काम करे या विधि जो है वो बनाकर काम करे, ठीक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारत, और चौथा है, भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय इग्नू था, ये भी गलत है यहाँ पर, ठीक है। क्यों है? क्योंकि इग्नू डिस्टेंस लर्निंग के लिए या ओपन जो है वो अगर कहा जाए खुली शिक्षा के लिए काम करने वाला संस्थान है। ये पहला जो है वो निजी विश्वविद्यालय तो हो ही नहीं सकता इग्नू, ठीक है। कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है वो उलझाने वाला जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से हमें ये समझ पड़ा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी मतलब, अब इसमें क्या क्या अपने को याद रखना, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, उसमें प्राइवेट जो है वो मतलब यूनिवर्सिटीज के लिए जो है वो प्रावधान कर सकती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित जो है वो नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिए ना। खुद जो है वो अगर कहा जाए प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो कभी स्थापित नहीं करेगी, ये पहली चीज अपने को याद रखना, यानी कोई पूछ ले तो। दूसरा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत में बहुत पहले से नहीं बन रही, मतलब जब देश स्वतंत्र हुआ आप सोचोगे वो तब से जो है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो भारत में बनाई जा रही हो, तो नहीं। यूजीसी या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है का जो एक्ट है उसमें थोड़ा संशोधन किया गया बाद में। एक बिल्कुल याद रखिएगा कि भारत सरकार ने 2003 में एक जो है वो इसके ऊपर कानून बनाया, रेगुलेशंस बनाए, जिसको अपन आम भाषा में बोलते हैं यूजीसी एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड इन प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2003, ठीक है। ये ध्यान रखिए कब बना था, 2003 में। उसके तहत प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए प्रावधान किया गया कि हाँ भाई आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो कैसे जो है वो अगर कहा जाए मैनेज होंगी, क्या होंगी। और रही पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो सबको वैसे याद ही होगा, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो मानी जाती है। मतलब कोई पूछेगा कि वो कैसे काम कर रही है, तो सिक्किम मणिपाल फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 1995 से जो है वो बकायदा जो है वो काम कर रही है, ये याद रखिएगा। मतलब कोई पूछ ले तो इतनी चीजें अपने को जो है वो पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद यानी वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो यही गलत हो गया। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के लिए अधिनियम 1984 में पास किया गया, 1984 में, ये सही है। सचिव भारतीय पशु चिकित्सा परिषद इस परिषद में पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। सेक्रेटरी इसका इसमें एक्स ऑफिस होगा। और पशुपालन विभाग भारत सरकार का जो कमिश्नर होता है, यानी कमिश्नर एनिमल हस्बेंड्री, इसमें पदेन रूप से यानी एक्स ऑफिसो मेंबर होगा, ये भी सही है। देखिए नाम में ही दिख रहा है पशु चिकित्सा परिषद, तो शिक्षा मंत्रालय के तो अधीन होगा नहीं, कहीं ना कहीं वो किसी मंत्रालय के अधीन होगा, ये याद रखेंगे। इसमें भी एक और गलती होगी आपसे। एक्चुअल क्या था कि ये जो वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ही आती थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में आती है। यानी इसका जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। अब जो यूनिक काम की बात है वो समझ लीजिए, वो तो आप लगा ही दोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, किस्मत खराब हो तो वो आपको और उलझाएगा। 2019 में जो अभी नई मतलब संसद का गठन हुआ, उसके बाद जब मंत्रालय बने, तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि यार ये जो फिशरिंग और एनिमल हस्बेंड्री है या ये डेयरी इंडस्ट्री है, इसको एग्रीकल्चर से अलग करके आगे बढ़ाने की जरूरत है।
तो उन्होंने इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से अलग कर दिया और एक नई मिनिस्ट्री बना दी जिसका नाम रखा मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। ठीक है, यानी मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो अब ये इस मंत्रालय के अंदर काम कर रहे हैं। यानी पहले ध्यान रखिएगा, इसमें तो है ही नहीं, 2019 से पहले तक ये कृषि मंत्रालय में आती थी। कृषि मंत्रालय में ये बिल्कुल सही था कि हाँ भैया कृषि मंत्रालय के लिए जो है वो काम करेगी। 2019 में कृषि मंत्रालय से अलग करके जो मंत्रालय बनाया वो क्या बनाया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी। यहां लिख दे रहा हूं, मत्स्य पालन यानी फिशरिंग, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, या मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, डेयरी मंत्रालय। अब ये इस मंत्रालय के अधीन इसी नाम का जो डिपार्टमेंट है उसके लिए काम करता है वेटनरी काउंसिल। ये याद रखिएगा ना। तो ये एक जो है वो वेटनरी काउंसिल जो है वो काम कर रही है। 1984 1984 में बकायदा जो है वो इसका सरकार ने जो है वो एक्ट बनाया, और एक बकायदा जो है वो अगर कहा जाए काउंसिल जो है वो सरकार ने बनाई जो 1989 से, यानी 2 अगस्त से 1989 से जो है वो पूरी तरीके से जो है वो काम कर रही है। ये अपने को याद रखना है इतना। तो अब ये उलझाने वाला क्वेश्चन हो गया करंट अफेयर से जो है वो लिंक होकर। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार जो है वो एग्जाम में आते हैं कि जब हम पढ़ रहे हैं किसी चीज को तो उसको करंट से लिंक करना भी जो है वो जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में गलत हो सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय विदेश मंत्रालय के अधीन आता है। अब ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा गड़बड़ होते हैं एग्जाम में। फर्स्ट इज मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ये नहीं आता। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, ये नहीं आता। विश्व भारती, ज्यादातर ने अगर सोचा नहीं होगा तो विश्व भारती लगा देंगे, ये भी नहीं आता। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार की, ये आती है, ध्यान रखिए। नालंदा जो यूनिवर्सिटी बनाई गई वो पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट बनाया, और उस स्पेशल एक्ट के तहत जो है वो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है वो बनाया गया। और इस नालंदा यूनिवर्सिटी की खासियत है 2010 में ये जो है वो एक अधिनियम से स्थापित हुई, और ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए काम नहीं करती, ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए। एक्चुअल देखिए, भारत में जैसे मैंने बताया कि जो कुल इस समय 45 जो है वो सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी है, इसमें से 40 जो यूनिवर्सिटीज हैं वो सीधे काम कर रही हैं शिक्षा मंत्रालय के अधीन। 5 यूनिवर्सिटी, 5 में जैसे राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, याद रखिएगा, आप ढूंढिएगा इनको अपने स्तर पर। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती, पहला। दूसरा, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ये भी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है यहां पर अगर कहा जाए। तीसरा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, सार्क, सार्क का तो नाम ही सुना होगा आपने, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क देश के हम मेंबर हैं। उन सार्क देशों के लिए एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। वो सार्क जो है वो अगर कहा जाए इंस्टीट्यूशन उसको मैनेज करता है, उसका कैंपस हमारे पास है लेकिन उसको मैनेज हम लोग जो है वो अगर कहा जाए नहीं करते। 8 कंट्रीज में वो चल रही है। तो जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का उसको स्टेटस है, लेकिन वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो नहीं देखती। और ऐसे ही है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर, तो ये अगर कहा जाए जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ काम करता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ये याद रखिएगा। तो ये 5 नाम जो है वो मैंने आपको बता दिए जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत या मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में नहीं आते हैं ये 5 नाम जो अभी मैंने आपको बताया। तो स्क्रीन रोक कर इनको फिर से सुनकर इनको आप सर्च कीजिए अपने स्तर पर, तो आपको हाँ लगेगा कि हाँ यार ये थोड़ा सा अलग है पांचों। तो ओवरऑल 45 हो गए, ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बताया था 40+5, ठीक है। अगला है विश्वविद्यालय शिक्षा, सॉरी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स एजुकेशन जो है वो रीजनल कमेटी, मध्य प्रदेश किस कमेटी के अंतर्गत आता है। यानी जो एनसीटीई है उसको क्या करा है, उसके फंक्शन को उन्होंने कुछ कमेटीज में डिवाइड कर दिया। इन कमेटीज की संख्या 4 है। फर्स्ट है नॉर्दर्न रीजनल कमेटी, इसमें हम नहीं आते बिल्कुल। वेस्टर्न रीजनल कमेटी, इसमें हम आते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, सॉरी, 1 मिनट बस। यहाँ सेकंड है जो है वो वेस्टर्न रीजनल कमेटी, इसमें हम आते हैं। थर्ड जो है वो है साउदर्न रीजनल कमेटी, इसमें हम नहीं आते। और सेंट्रल रीजनल कमेटी, ये नाम की कोई कमेटी ही नहीं है। सबसे ज्यादा ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जो है वो गलत होते हैं,
कि वो बच्चा ये सोचता है कि अरे यार इस नाम की भी कोई कमेटी होगी, नहीं। ये ध्यान रखिएगा, 4 ही हैं, एक है ईस्टर्न, एक है नॉर्दर्न, एक है वेस्टर्न और एक है साउदर्न। तो हम वेस्टर्न वाली जो है वो कमेटी का जो है वो हिस्सा है। यानी कोई पूछेगा कि भाई मध्य प्रदेश किस वाली कमेटी का जो है वो हिस्सा माना जाता है, तो मध्य प्रदेश को वेस्टर्न कमेटी का जो है वो हिस्सा माना जाता है। और हमारे अलावा और भी, जैसे महाराष्ट्र है, आपका गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ये सब जो स्टेट्स हैं, ये सब जो है वो वेस्टर्न रीजनल कमेटी के अंतर्गत आते हैं। यानी इनके लिए यहाँ से पूरे जो भी प्रोग्राम्स वगैरह जो फंक्शंस होते हैं वो सब इनके यहाँ से जो है वो संचालित होते हैं। तो ये एक आपको याद रखना है। कोई पूछ ले कि जो रीजनल कमेटीज हैं वो कितनी हैं, तो 4 हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपको ये पता चली गया। मध्य प्रदेश किस में आता है, तो वेस्टर्न में आता है। ठीक है, बाकी जो है वो एक्ट तो आपको मालूम ही है, मुझे बताने की जो है वो जरूरत ही नहीं है। नेशनल काउंसिल फॉर जो है वो टीचर्स एजुकेशन, ऊपर भी एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक सेकंड। अगला आता है मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश, ठीक है, के स्थापना से पहले किस नाम से जाना जाता था। यानी मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल मध्य प्रदेश की स्थापना के पहले किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट इज मध्य भारत नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, सेकंड इज महाकौशल नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, थर्ड इज विंध्य नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, फोर्थ इज भोपाल नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल। तो आंसर है महाकौशल रजिस्ट्रेशन काउंसिल। महाकौशल नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के नाम से इसको जाना जाता था। जब 1956 में जो है वो मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो फिर इसको मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल कहा गया। 2005 तक ये छत्तीसगढ़ को भी देखता था, फिर 2005 से छत्तीसगढ़ से इसको क्या किया, अलग कर दिया। और अब हमारा जो है वो मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल जो है वो अलग सलग जो है वो काम करने वाला इंस्टीट्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, वर्तमान काउंसिल मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973 के अंतर्गत है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, वर्तमान नर्सिंग जो है वो शिक्षण संस्थान मान्यता नियम अगस्त 2022 में संशोधन हुए, ये बिल्कुल सही है। इसके लिए जो रूल बनाए जाते हैं इनको सरकार टाइम टू टाइम अमेंड करती है। अभी सबसे लेटेस्ट अमेंडमेंट 2022 का अगस्त का है, अभी का, मतलब मुश्किल से 4 दिन पहले अमेंडमेंट हुआ है इसमें। तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको हेल्दी है, आ सकता है। तीसरा है, वर्तमान में इस काउंसिल के अधीन नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, ये गलत है। ये नर्सिंग कॉलेज और नर्सिंग स्कूल संचालित करता है, विश्वविद्यालय तो होते ही नहीं नर्सिंग के अलग से, नर्सिंग यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी आपको अलग से। और स्वतंत्रता के बाद भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1937 के तहत पहली बार नर्सिंग काउंसिल का गठन किया गया था, ये भी बिल्कुल सही। तो ये सब सही है, ये वाला जो है वो क्या है, गलत है। यहाँ पर आप इसकी जगह नर्सिंग क्या करेंगे, स्कूल वर्ड इस्तेमाल करेंगे। 2 वर्ड इस्तेमाल होते हैं, स्कूल और कॉलेज, नर्सिंग के लिए। तो दोनों के लिए जो है वो ये काम कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है वो क्वेश्चन कहता है, भारतीय संसद के द्वारा पहली बार फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष पास किया गया। 1947, 1948, 1949 और 1950। तो हमेशा याद रखिएगा जो है वो फार्मेसी एक्ट बहुत जो है वो इंपॉर्टेंट है। 1948 का जो है वो फार्मेसी एक्ट है। अब इसमें क्या क्या याद आ सकता है वो समझिए। आंसर तो हो गया फार्मेसी एक्ट का 1948। एक्चुअल क्या हुआ, जब ये देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद जो शुरुआती अधिनियम मिले हमको, उनमें से एक अधिनियम था ये फार्मेसी एक्ट। और अच्छा बड़ा अधिनियम, मतलब हम उसको छोटा अधिनियम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें 5 चैप्टर है। मतलब इसमें ये जो एक्ट था फार्मेसी एक्ट, यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, फार्मेसी एक्ट कर दे रहा हूँ। इस एक्ट के अंदर जो चैप्टर थे वो थे 5 चैप्टर, यहाँ पर मैंने लिख दिए 5। और टोटल जो सेक्शन थे वो कितने थे, 46। इन 5 चैप्टर में भी ये ध्यान रखिएगा, 2-3 चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अपने को याद रखना है। पहला, चैप्टर 2, क्योंकि वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में प्रोविजन करता है। यानी चैप्टर 2 जो था उसमें पूरा के पूरा बताया गया है कि भाई जो फार्मेसी काउंसिल होगी वो कैसे होगी। तो उसमें एक सेक्शन है 10 जिसमें बताया गया है कि भाई अगर आपको फार्मेसी करना है तो कुछ खास तरह की डिग्री कोर्स होंगे तभी आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, अदरवाइज नहीं बन सकते। उसमें लिखा हुआ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी उसमें होगी। सेम जो चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 के अंदर जो है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में प्रोविजन है। तो आप याद करिएगा, 4 सेक्शन याद रखिएगा इसके, मुझे जो लगता है एग्जाम के लिए। पहला, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया
का गठन होगा सेक्शन 3 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखिए। दूसरा, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन होगा सेक्शन 19 के तहत, यानी जो धारा 19 है उसके तहत आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल जो है वो बनाओगे यहाँ पर। और तीसरा जो है वो अगर कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा भी जा सकता है कि एक फार्मासिस्ट बनने के लिए जो मिनिमम, वो मैंने लिया है नीचे क्योंकि बात निकली तो यही बता देता हूँ। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपके लिए क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो भी डला हुआ है इसके सेक्शन 10 के अंदर। तो सेक्शन 10 जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, बाकी तो कुछ काम की बात है नहीं। अगला है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, एनआईसी। आप लोगों ने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी वेबसाइट है वो सब एनआईसी देखी होंगी। जहां तक कि आप जिस एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी mpsc.nic ही लिखा होता है, यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर ही उसको देख रही है ठीक तरह से। तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर निम्न में से किस एक सेवा का यानी सर्विस को नहीं चलाती है? नेशनल क्लाउड मेघराज चलाती, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास खुद का भी एक क्लाउड सिस्टम है भारत सरकार का, ठीक है, यानी क्लाउड मॉडल उनका खुद का भी है। आप क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि सभी समझते होंगे। नहीं समझते होंगे तो कभी एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है इसी के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाला, उसमें एक क्लाउड कंप्यूटिंग का भी क्वेश्चन है, तो मैंने उसमें समझाया भी है क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो नेशनल क्लाउड यानी उसका नाम ही, कोई पूछे कि भारत का जो नेशनल क्लाउड है उसका जो है वो क्या नाम रखा गया, तो मेघराज। ये भी क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है इसी से, आपके सिलेबस से। दूसरा, यूपीआई 123 पे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसको जो है वो यूपीआई को देखता है। तीसरा है नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ये बिल्कुल इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो एनआईसी है वो नेशनल नॉलेज नेटवर्क को भी जो है वो देखती है, ये भी आपको याद रखना। और एडीवी यानी आधार डाटा जो है वो, ये भी नेशनल जो है वो इंफॉर्मेशन सेंटर को के द्वारा ही देखा जाता है। ये तीन तो आप याद रखिएगा। इन तीन के अलावा एक क्वेश्चन में आपको और हेल्दी दे रहा हूं, यानी ये तीन तो आपको याद ही रखना है कि साहब ये सर्विसेज वो देख रही है। केवल यही सर्विसेज नहीं देख रही, उसके पास बहुत सारी सर्विसेज, कम से कम इस समय जो है वो 15 से 16 तरह की सर्विसेज को देखती है वो। जैसे अगर कहा जाए गवर्नमेंट मैसेजिंग सर्विसेज को देखती है, जितने भी अगर कहा जाए जीआईएस सॉफ्टवेयर्स होते हैं सरकार के, वो उनको सब जो है वो एनआईएस मैनेज जो है कर रहा है। ई श्रम के जितने पोर्टल हैं सरकार के, वो सब जो है वो इसके द्वारा जो है वो अगर कहा जाए मैनेज जो है वो किए जा रहे हैं। बहुत सारे काम कर रही है, कभी आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें मिलेंगे। लेकिन कोविड के दौरान का जो है वो एक आपको याद रखना, आप सबने कोविड के दौरान एक जो है वो ऐप जो है वो डाउनलोड किया होगा। ठीक है, यहाँ पर जिसको क्या नाम है उसका, जो मुझे एकदम से नाम ही अब मैं भूल गया उस ऐप का, जो कोविड में हमने जो है वो अपने मोबाइल में जो ऐप डाउनलोड किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वो जो ऐप था। वो ऐप जो है वो आरोग्य सेतु, सॉरी आरोग्य सेतु, कई बार क्या होता है बिल्कुल एकदम दिमाग में रहता है लेकिन एकदम मुंह पे नहीं आती। वो आरोग्य जो सेतु था, वो आरोग्य सेतु ऐप भी जो है वो एनआईसी ने जो है वो डेवलप किया है। हो सकता है कि किस्मत आपकी बहुत अच्छी रहे तो यही प्रश्न जो है वो पूछ लिया जाए कि भाई जो आरोग्य सेतु नाम का जो ऐप है वो किसके, उसका मेन डेवलपर कौन है, तो आप कहोगे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यहाँ पर जो है वो उसके द्वारा जो है वो इसको डेवलप किया गया है। ये एक हेल्दी क्वेश्चन अपने लिए तैयार हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन अपने को याद रखना है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या एनआईसी जो है वो बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है। इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी और जिस समय देश में इमरजेंसी लगी थी, तब ये 1976 में इसको शुरू किया गया था। और धीरे धीरे आज देश के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन सबको मैनेज करने का काम ये देख रहा है। पूरा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन के रूप में ये काम करता है, ये याद रखिएगा। तो एक हेल्दी क्वेश्चन है, बन सकता है। अगला है, एनआईसी ने निम्न में से किस सेवा द्वारा भारत के सभी राज्य केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों को आपस में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा? नेशनल क्लाउड नहीं, एनआईसी नेट यस, एनकेएन नहीं, और सीसीएन नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है वो ये एक्चुअल क्या है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी जो वेबसाइट है उसको कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है। मतलब अगर कहा जाए इसको एक्सेस करने का मतलब समझना पड़ेगा हमको, या एक्सेस करने का जो बेसिक मीनिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मंत्रालय हैं वो एक दूसरे की जो है वो वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या उस तक अपनी पहुंच जो है वो बना सकते हैं। तो उन पहुंच को बनाने के लिए एक पूरा के पूरा नेशनल लेवल पर क्या बनाया गया, नेटवर्क। इस नेटवर्क को ही एनआईसी नेट कहा गया। एनआईसी तो आधा नाम तो उसी का हो गया,
और दूसरा जो है वो नेटवर्क बनाया गया, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एनआईसी नेट। मतलब ये कोई पूछेगा तो आप एनआईसी नेट में इसको आंसर जो है वो कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो ये एक हेल्दी क्वेश्चन है। इसके अलावा एक स्वान करके प्रोजेक्ट चलता है, SWN में लिख देता हूँ, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ये 2005 में शुरू किया था, जिसमें एक नेशनल लेवल पर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, मतलब स्टेट हेडक्वार्टर पर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और फिर उसके बाद ब्लॉक, इस तरह से एक पूरा नेटवर्क बनाया गया। इसको बोलते थे स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। तो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के लिए भी ये काम कर रहा है। ये भी एक जो है वो हेल्दी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या पूछेगा वो देखने वाली बात है उसके ऊपर। आ गया समझ में? मतलब ये इतनी जो है वो सर्विसेज को मैनेज कर रहा है, इनमें से कोई भी सर्विसेज आपसे पूछी जा सकती है या एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन कहता है, रूसा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? रूसा योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है, ये बिल्कुल गलत है, ये केंद्र सरकार की योजना है। दूसरा, रूसा योजना उच्च शिक्षा की परीक्षा सुधार तक ही सीमित नहीं, ये परीक्षा सुधार के अलावा संस्थानों में नीतिगत सुधार, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से भी संबंधित है। तीसरा, रूसा योजना के अंतर्गत वर्तमान संस्थानों के उन्नयन तथा नए संस्थानों की स्थापना दोनों ही शामिल है, ये बिल्कुल सही है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। और रूसा योजना जो है वो संसद ने 2013 के एक अधिनियम, रूसा योजना के लिए संसद ने 2013 में एक अधिनियम पास किया है, ये भी गलत है। तो ये तीन क्वेश्चन जो है वो इसमें गलत है, और ये एक केवल सही है कि रूसा, क्योंकि रूसा जो है वो एक प्रोग्राम है यानी कार्यक्रम है, तो अधिनियम नहीं है, ये किसी भी याद रखें। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्स प्रोग्राम, स्टेट स्पॉन्सर प्रोग्राम नहीं है, ये केंद्र सरकार चला रही है, राज्य सरकार नहीं चला रही सीधे सीधे इसको। अगला जो है वो है कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, सिलेबस में ही है आपके। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं? 1987 में चोगम की बैठक के बाद 1988 में इसकी शुरुआत हुई, बिल्कुल सही। जो कॉमनवेल्थ मेंबर कंट्रीज हैं उनकी मिनिस्टर मीटिंग को चोगम कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो इसकी स्थापना हुई है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। दूसरा, वर्तमान में कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग में 54 मेंबर हैं, ये भी सही है। इसका मुख्यालय ब्रिटेन के लंदन में है, ये बिल्कुल गलत है। कनाडा के वैंकूवर में इसका जो है वो हेडक्वार्टर। कोई पूछेगा कि भाई इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कनाडा के वैंकूवर में। चौथा है, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा कॉमनवेल्थ मीडिया सेंटर फॉर एशिया, CEMCA, कॉमनवेल्थ, ठीक है, मीडिया सेंटर फॉर एशिया की स्थापना 1994 में इग्नू में की गई, ये भी सही। हमारे भारत में जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें है। तो इस हिसाब से इसका जो मुख्यालय है ये यहाँ नहीं है, ये कहाँ पर है, कनाडा में है। और कनाडा में भी कहाँ है, वैनकूवर में। ठीक है, तो वैनकूवर कनाडा के अंदर है। दो क्वेश्चन हेल्दी है मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज की मीटिंग क्या कहलाती है, चौगम कहलाती है। ठीक है, दूसरा कि इसका जो मीडिया सेंटर फॉर एशिया था वो कहाँ से संचालित होता है, तो भारत में इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू से जो है उसको संचालित किया जा सकता है, ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन इसी का मैंने करंट अफेयर से कनेक्ट करके लिया। नाइन्थ प्लान, ठीक है, नाइन्थ पेन कॉमनवेल्थ फोरम ऑन ओपन लर्निंग, PCF9 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये करंट से लिंक करा मैंने क्वेश्चन, तो हो सकता है कि करंट से भी आ जाए। तो ये नई दिल्ली, स्कॉटलैंड, सिडनी या ओटावा? तो आंसर है स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें ये बात रखी गई कि भाई कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं उनका जो ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसको और कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके कैसे सेंटर्स ज्यादा खोले जाए, ये सब पे जो है वो बात हुई। उसके बाद से तो अभी कोई इसकी कोई मीटिंग हुई ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, स्कॉटलैंड यानी ब्रिटेन। ठीक है, स्कॉटलैंड यार्ड तो ब्रिटेन का हिस्सा है, यूनाइटेड किंगडम का। अगला है, वर्ल्ड बैंक के किस संगठन को सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है? फर्स्ट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, बिल्कुल नहीं कहा जाता। सेकंड इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, इसी को कहा जाता है। थर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको बिल्कुल नहीं कहा जाता। और फोर्थ इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसको भी नहीं कहा जाता। तो आंसर जो है वो है IDA। एक्चुअल देखिए क्या हुआ कि इसकी भी छोटी सी स्टोरी है, ज्यादा बड़ी तो नहीं सुनाऊंगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय एक बड़ा टेंशन था पूरी दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश जो उस समय के थे या बड़े बड़े देश थे,
कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन यानी मंदी आ गई थी, जिसको ग्रेट जो है वो डिप्रेशन कहते थे, यानी अमेरिका की महान मंदी। वहां के शेयर बाजारों में बहुत गिरावट आई। तो अब चैलेंज था कि पूरी देश दुनिया की इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया जाए। तो अमेरिका में ही ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसको ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और उस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस के रूप में आया, जैसे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और वर्ल्ड बैंक, जिसको उस समय आईबीआरडी कहते थे ना, तब वर्ल्ड बैंक तब नहीं था, आईबीआरडी यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। भाई युद्ध खत्म होगा तो हम रिकंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे दुनिया के देश में? पुनर्निर्माण, रोड, ब्रिज, दुनिया भर की चीजें डैमेज हुई, उसको कैसे ठीक करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो दो इंस्टीट्यूशन कर ले। फिर बाद में आईबीआरडी को वर्ल्ड बैंक का एक सब्सिडरी बना दिया गया और उसके अंदर 5 इंस्टीट्यूशन शामिल कर दिए गए। तो वर्ल्ड बैंक टेक्निकली आज एक ग्रुप है और वो ग्रुप 5 इंस्टीट्यूशन से मिलकर काम करता है। तो इसमें दो बातें जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए आपको याद रखना। पहला, कि वर्ल्ड बैंक में इस समय दो जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं वो उन पर इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए कि अब जब वर्ल्ड बैंक निकला तो करंट से भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो वर्ल्ड बैंक में एक तो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इस समय, उनकी अपॉइंटमेंट अभी पिछले हफ्ते ही जो है वो भारत से हुई, इंदरमीत गिल की। आप एक मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो, उसमें ये मैंने समझाया भी कि वर्ल्ड बैंक में कौन कौन चीफ इकोनॉमिस्ट गए, कौशिक बसु कब से कब तक थे, उसको देखेंगे तो आपको मिल भी जाएगा यहाँ। इंदरमीत गिल ये अभी वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट है। दूसरा, वर्ल्ड बैंक के अंदर जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी सीएफओ का पद होता है, या एमडी जिसको अपन बोलते हैं, दोनों जो पोस्ट होते हैं, उस पर भी अंशुला कांत है, जो एसबीआई की एमडी थी, पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थी अंशुला कांत। तो ये भी अभी वर्ल्ड बैंक में इंडियन ही है ना, अंशुला कांत। यानी दो पोस्ट वर्ल्ड बैंक के अंदर इंडियंस की हैं। ये आपको जो है वो एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। और 1945 से वाशिंगटन डीसी से वर्ल्ड बैंक जो है वो काम कर रहा है, मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है, पूरी दुनिया में पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ज्यादा देखता है, गरीबी उन्मूलन के कारण। ठीक है, तो कभी भी आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, उसका टैगलाइन देखेंगे तो वो जो है वो पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर ज्यादा काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी सब काम तो उसकी इंस्टीट्यूशंस कर ही रही हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अगला है जो है वो स्टार्स। आप पूरा भी देख सकते हैं, कार्यक्रम निम्न में से किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत हेल्थी। यूनिसेफ, एशियन विकास बैंक, विश्व बैंक, यूनेस्को। क्योंकि ये देखिए, पहले तो ये जो है वो ये टीचिंग लर्निंग के लिए जो है वो प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम पहले तो मैं बता दूं आपको कि वर्ल्ड बैंक का है, और वर्ल्ड बैंक इसी प्रोग्राम के तहत भारत को फंडिंग करता है। अभी 500 मिलियन का फंडिंग किया था भारत को, जिसमें मध्य प्रदेश के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज भी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी शामिल थे, ये ध्यान रखिएगा। 2021 में इसकी फंडिंग हुई थी, तो $500 मिलियन इसने 500 मिलियन डॉलर दिए हमको। तो भारत के कई सारे राज्य थे, मुझे पूरे राज्यों का तो नाम नहीं मालूम, लेकिन उनमें एक राज्य हमारा भी था जहां ये फंडिंग गई थी। तो ये प्रोग्राम कभी कई बार पूछ लिया जाता है, या तो फुल फॉर्म पूछ लेगा या ये प्रोग्राम पूछ लेगा यहाँ पर। तो दोनों ही तरह से ये प्रश्न को जो है वो पूछा जा सकता है, मतलब एक नहीं, ये दो क्वेश्चन इसमें लिंक हो सकते हैं। चलिए अगले के ऊपर आते हैं। अगला बेसिक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान उनके मुख्यालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं? ये मैं रख नहीं रहा था, मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को रख लिया कि कई बार क्या होता है, जो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो एग्जाम हॉल में हमारे, ठीक है, गलत है। जैसे यूनेस्को, अब इसमें करना क्या है, इसी को आप अपग्रेड करिए। यूनेस्को कहाँ है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, कब स्थापित हुआ, कितने मेंबर कंट्री, ये आप तैयार कर लीजिए। तो यूनेस्को हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, नो डाउट, बिल्कुल सही है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क से ऑपरेट होता है, ये बिल्कुल सही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो मनीला से ऑपरेट नहीं होता, ये मॉन्डियोंग से ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मॉन्डलुओंग जो है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉन्डलुयोंग। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, मॉन्डलुयोंग, योंग योंग की स्पेलिंग ये। तो ये मॉन्डलुयोंग से जो है वो ऑपरेट होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जो है वो गलत है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर तो वॉशिंगटन डीसी में है, ये तो अपन कर ही लेंगे। तो इससे देखो करना कैसे है, इसको समझो। यहाँ पर जैसे विश्व बैंक या उससे जुड़े हुए जो भी संस्थान है, जब आप उनको लिखोगे तो उनके मेंबर कंट्रीज कब स्थापित हुए, किस कॉन्फ्रेंस से स्थापित हुए, वो सब कम से कम जो है वो आपको लिख लेना चाहिए।
तो आपके जो है वो क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो कभी जो है वो गलत नहीं होंगे। और वो एक्चुअल क्या कर रहे हैं, ये तो खैर अभी तो ये पहला वीडियो, मैं और भी वीडियो अगर समय रहेगा तो बनाऊंगा, तो उसमें इनको समझा भी दूंगा कि कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इनकी जो है वो रोल क्या है, किस तरह की पेरेंट एजेंसी है। ठीक है, ये सब जो है वो अपने को इसमें आ सकता है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन तो बेसिक था, पर चूंकि सरल क्वेश्चन ही गलत होते हैं इसलिए इसको रख लिया मैंने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत की ओर से यूनिसेफ गुडविल जो है एम्बेसडर नियुक्त नहीं किए गए। तो ये क्वेश्चन आएगा क्या, पहले तो देख लिया, अमिताभ बच्चन 2005 बिल्कुल सही किए गए थे। प्रियंका चोपड़ा 2016 ये भी किए गए थे। ये दोनों जो है वो पूरी दुनिया के लिए यूनिसेफ के गुडविल जो है वो अगर कहा जाए एम्बेसडर थे। हम चूंकि साउथ एशियन कंट्री का हिस्सा हैं यूनिसेफ के अनुसार या यूनाइटेड नेशन के अनुसार, इसलिए आमिर खान 2014 में किए गए थे, ये बिल्कुल सही है। सलमान खान कभी भी नहीं किए गए। सलमान खान की जगह इसमें जो है वो सचिन तेंदुलकर 2013 में गए। तो ये एक जो है वो ये गलत हो गया, इसकी जगह आप याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर के नाम में भी याद रखिएगा कि वो ओवरऑल जो है वो इसमें नहीं थे, वो कहाँ थे, साउथ एशिया वाले। और जो मेरा खुद का व्यक्तिगत मत है कि अगर कोई क्वेश्चन वो पूछेगा तो ये चारों नहीं पूछेगा, मुझे जितना अनुभव लगता है वो प्रियंका चोपड़ा 2016 ही पूछेगा। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई भी जो है वो भारत की ओर से जो है वो इसमें गुडविल एम्बेसडर में जो है वो गए ही नहीं, या किसी को जो है वो गुडविल एम्बेसडर जो है वो बनाया ही नहीं। तो ये इस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला कहता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। फर्स्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना एडवोकेट एक्ट 1961 की सेक्शन 4 के तहत की गई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है वो एडवोकेट्स एक्ट या अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 4 के तहत बनता है। इसमें बड़ा, चलिए पहले मैं आंसर करा दूं फिर इसको समझा भी देता हूँ। दूसरा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल पदेन रूप से शामिल होते हैं, यानी एक्स ऑफिसो इसके अंदर जो है वो हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि एक्स ऑफिसो रूप से उससे जुड़े हुए हैं। तीसरा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक राज्य की बार काउंसिल से 2 सदस्य शामिल होते हैं। आंसर इज नो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रत्येक राज्य से एक मेंबर शामिल होता है। और चौथा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये बिल्कुल सही है। तो एक्चुअल देखिए क्या हुआ कि 1961 में पहले तो बार काउंसिल की जरूरत क्या है, देखिए किसी स्टूडेंट ने एलएलबी कर लिया किसी कॉलेज से, ठीक है, आप मतलब सहायक कुल सचिव हो, आपने जो है वो डिग्री विग्री पर भी सिग्नेचर विग्नेचर करा दिए, सब कुछ कर दिए। वो एलएलबी करने के बाद जो है वो लॉयर बन गया। यहाँ पर लॉयर यानी वो लॉ का जानकार है। और वो किसी, अगर कहा जाए कि न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है लेकिन खुद के केस की, किसी अन्य के नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब वो बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई करके रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है इसके तहत रजिस्ट्रेशन करा लेगा, तब वो एडवोकेट कहलाने लगेगा, लॉयर। और तब वो किसी क्लाइंट की ओर से कोर्ट में उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसीलिए जो है वो बार काउंसिल का प्रोविजन है, और बकायदा एडवोकेट एक्ट में इसके लिए जो है वो प्रावधान किया गया। इसमें एक सबसे बड़ी उलझन समझिएगा, जनरली जब भी हम किसी एक्ट में देखेंगे तो बड़ी संस्था जो है वो पहले आएगी, छोटी बाद में आएगी। यहाँ उल्टा है। जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पढ़ोगे तो उस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो एडवोकेट एक्ट है, यानी जो अधिवक्ता अधिनियम बनाया गया था 1961 का, उसमें चैप्टर 2 है बार काउंसिल। उसमें शुरू के जो 2 सेक्शन है, पहला है सेक्शन 3, उसमें स्टेट बार काउंसिल सबसे ज्यादा गलत होगा। स्टेट बार काउंसिल 3 नंबर में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया 4 नंबर में, यानी 4 नंबर के अंदर जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो प्रोविजन किया गया। तो उसके तहत बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है वो गठन होता है। और बाकायदा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो स्टेट बार काउंसिल से भी जो है वो मेंबर्स को शामिल किया जाता है कि भैया हर स्टेट के पास अपना जो है वो एक बार काउंसिल है। जैसे मध्य प्रदेश के पास जो हाई कोर्ट है वहीं से ऑपरेट होता है मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल। कोई पूछे कहाँ से होती है तो यहीं से, जबलपुर हाई कोर्ट जो है हमारा वहीं से ऑपरेट हो रही है। और उससे एक मेंबर जो है वो वहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गए। प्लस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो भी मेंबर होंगे उनमें अटॉर्नी जनरल जो देश का होगा, आर्टिकल 76 में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है अटॉर्नी जनरल, भारत का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, सबको मालूम है, वो एक्स ऑफिसर जाएगा उसमें।
अटॉर्नी जनरल को हेल्प और असिस्ट के लिए जो सॉलिसिटर जनरल होता है, लेकिन सबको मालूम है सॉलिसिटर जनरल नाम की पोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। ठीक है, संविधान में कहीं सॉलिसिटर एडिशनल सॉलिसिटर के लिए प्रोविजन नहीं है, लेकिन फिर भी सॉलिसिटर को इसमें एक्स ऑफिसो अपन ने क्या करा, मेंबर बना दिया। ठीक है, तो 3 लोग तो उसमें जाएंगे ही जाएंगे, 2 तो अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर एक्स ऑफिसो चले गए बार काउंसिल के अंदर, और एक जो है वो स्टेट बार काउंसिल से, हर एक स्टेट बार काउंसिल से जो है वो एक मेंबर इसमें जाएगा। और बाकी फिर जो है वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन जैसी जो पोस्ट होती है यहाँ पर, वो एक पूरा प्रोसेस होता है उससे बनेगा। तो इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन गलत हो गया कि 2 मेंबर इसमें नहीं होंगे, कितने जाएंगे, एक मेंबर जाएगा। तो बस ये आपको याद रखना है यहाँ पर, किसकी जगह एक मेंबर यहाँ। तो ये भी क्वेश्चन आपको जो है वो पूछा जा सकता है, या इससे भी कोई क्वेश्चन जो है वो बन सकता है इस तरह का। अगला जो है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, निम्न में से परिषद का निम्न में से कौन सा संस्थान मध्य प्रदेश में नहीं है? सेंट्रल सॉइल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक है, पहले तो ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये करनाल में है, हरियाणा के। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस ये है, भोपाल में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल जो है वो डिजीज, ये भी भोपाल में। आपको मालूम होगा कि जो बायोसेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ना, कोविड में सुने होंगे, जो वुहान से जहां से ये कोविड वायरस फैला था, बायोसेफ्टी 4 लेवल जो होता है उसकी लैब थी। ऐसी बायोसेफ्टी 4 लेवल की गिनी चुनी लैब है, जैसे पुणे में है नेशनल जो है, और मध्य प्रदेश में जो है वो, ये सेंट्रल इंडिया में ये हमारे यहीं है यहाँ पर। तीसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये भी भोपाल में। ये 3 तो भोपाल में, ये करनाल में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो ICAR है या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, ये बहुत सारे इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आते हैं। आप कोशिश करिएगा कि ज्यादा नहीं, जो मेन मेन जो है इसके इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो ऐसे भी PSC की तैयारी करते हैं, तो उसमें जो है वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन एक टॉपिक ही आपका, तो जिन लोग कर रहे होंगे साथ में तैयारी, वो तो कर ही रहे होंगे उसके लिए। लेकिन फिर भी आप कुछ मत करिए, ICAR के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। मैं इसको रोक कर आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। बाकी क्वेश्चंस के लिए भले ही करे ना करे, इसके लिए जो है वो मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड में स्क्रीन रोक के दिखा। तो जब भी इस तरह से आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की वेबसाइट पर जाएंगे, तो इस वेबसाइट में जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस की। इसको क्लिक करेंगे अगर आप, तो इसमें आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का पूरा एक जो है वो लिस्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो खुल जाएगा। वो पूरे इंस्टीट्यूशंस में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट MP के जो है वो आप वो याद कर लीजिए, प्लस जो मेन मेन है, जैसे अभी आपको दिख रहा है कि भाई डीम्ड यूनिवर्सिटी तो 4 ही, एक नई दिल्ली में है, एक करनाल में है, एक इज्जत नगर में है, एक मुंबई में। तो एक ही तैयार हो गया कि ICAR के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी कितनी है। ये तो पहले एक क्वेश्चन ही तैयार हो गया आपका, है ना, कि केवल 4 ही डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। प्लस जो दूसरा मैंने बताया कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जब यहां से जाएंगे आप, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन की एक लिस्ट खुलेगी इसमें। वो इंस्टीट्यूशन में जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो पूरे कर लीजिएगा। ये मैंने इसलिए बता दी क्योंकि ये क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गाइड को फॉलो करते हैं तो गड़बड़ जाता है। 64 नहीं, जो मेन मेन है, जो आपने अपने स्तर पर भी किसी एग्जाम की तैयारी करी होगी तो कुछ ना कुछ तो पढ़े ही होंगे यहाँ पर। जैसे सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर जो है वो आपने जो है वो तैयार कर लिया यहाँ पर। या सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल। इसमें एक और फायदा, जितने मध्य प्रदेश के इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको जब आप क्लिक करोगे तो इनकी ऑफिशियल जो है वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। उससे किस साल स्थापित हुए वो आपको पढ़ना है। तो चूंकि आप MP को पढ़ रहे हो अभी, या MP का ही कोई एग्जाम तैयार कर रहे हो, तो MP वाले इंस्टीट्यूशंस को आप जो है वो अच्छे से कर लो। जैसे मैं एक दिखा देता हूँ, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, ये भोपाल में, ये अपन ने लिंक कर लिया। तो इसमें अपने को ये लिंक करने पे बकायदा एक पोर्टल खुल गया, और इसमें अपने को पता चला कि द इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। और इसको जो है वो बकायदा 8 अगस्त 2014 को इसे ऐसे जो है बनाया गया। बस ये इतना जो है वो अगर कहा जाए, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो तैयार हो गया, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु अनुसंधान संस्थान। तो ऐसे अपन जो है वो इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। तो ये वाला तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से करना है, तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से जो है वो तैयार हो गया। अगला आते हैं, फार्मेसी अधिनियम 1948 की किस धारा के तहत फार्मासिस्ट बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक मापदंड यानी मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफिकेशन एज ए फार्मासिस्ट के बारे में प्रावधान है?
सेक्शन 5, सेक्शन 8, सेक्शन 10, सेक्शन 11। तो इसका आंसर है सेक्शन 10। ये मैंने शुरू में ही आपको, इसीलिए जब मैं फार्मेसी एक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई फार्मेसी एक्ट का जो है वो पूरे भले ही सेक्शन याद ना रखो, लेकिन कम से कम 3-4 सेक्शन यानी जो है वो फार्मेसी यानी स्टेट फार्मेसी, नेशनल फार्मेसी काउंसिल आदि के लिए याद करना। तो उस हिसाब से ये सेक्शन 10 जो है वो आ सकता। तो पूरा विश्वास है कि आपको ये बात समझ पड़ी होगी कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस नेचर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या प्रश्न आएंगे। और ऐसे ही अभी हर दिन तो संभव नहीं है, अभी वेनसडे को संभवतः एक और वीडियो आपको बनाकर इसी तरह का जो है वो प्रोवाइड करेंगे, अगली यूनिट का जो नेक्स्ट यूनिट है। तो उससे आपको नेचर समझ पड़ेगा कि क्या। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं और क्या नेचर के आएंगे वो भी आपको इस बात से इससे क्लियर होगा। और लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को, जितने आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए। और जो बच्चे इस एग्जाम को नहीं दे रहे उनके लिए भी ये क्वेश्चंस, इसमें से 80% क्वेश्चन उनके लिए भी काम के हैं, क्योंकि अवेयरनेस के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ईश्वर करे कि आपको सफलता मिले।